एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच है। इस बैच में हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इसी 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 8 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। टॉप 25 क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में। बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके प्लांट जो है किंगडम से पूछा गया था। आपको बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। कौन सा स्टेटमेंट आपका जो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड नहीं है आपको चूज करना था, इनकरेक्ट बेसिकली आपको चूज करना था। फर्स्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म बेसिकली जो है जो भी प्लांट्स जो होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट तो होते हैं लेकिन आपके ये सीडलेस होते हैं, इसमें सीड देखने को नहीं मिलता है। और ये जिम्नोस्पर्म में जो बेसिकली आपका रिप्रोडक्शन का जो टर्म जो होता है बोल सकते हैं काफी लंबा देखने को मिलता है, रिक्वायर होता है बेसिकली 3 इयर्स बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन और ये बोल सकते हैं कि सीड मैचुरेशन में। और ये जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, जो भी प्लांट्स जो होते हैं आपके ओडी होते हैं, सब्स होते हैं और ये बोल सकते हैं ट्रीज। और ये आपके जो भी कोई भी आपका नो ट्रू एक्वेटिक्स देखने को नहीं मिलते। इट मींस जो आपके जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं आपके वाटर में देखने को नहीं मिलते हैं, वाटर में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर, एक्वेटिक वर्ड बेसिकली वाटर के लिए यूज किया जाता है। और ये कुछ जो होते हैं आपके एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स आप ये कह सकते हैं कि एपीफाइट्स मींस ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड में मेंशन है ये बात। और ये ऑप्शन फोर्थ में क्या मेंशन है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा कोन्स या फिर इसे हम स्ट्रोबाइला के भी नाम से जानते हैं। क्लियर, और ये नेकेड सीड्स देखने को मिलता है लेकिन कोई भी आपका फ्लावर्स इसमें बेसिकली देखने को नहीं मिलता। आपका ये क्या होता है कि आपका ये एब्सेंट होता है। क्लियर, तो ये बेसिकली अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से अगर आप रीड करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे सीड की बात की जा रही है, नेकेड सीड्स की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका जो है वो सीड की बात नहीं किया जा रहा है, सीडलेस है। क्योंकि सीडलेस मींस क्या होता है, यहाँ पे सीड आपका जो एब्सेंट है। तो ये बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में जो है ये कंट्राडिक्शन है इन दोनों ही स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फोकस करना है जिम्नोस्पर्म। ये जो आपका जिम्नोस्पर्म जो आपका ये वर्ड जो है ना आपके दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, आपके जो है ग्रीक वर्ड। क्लियर, और ये बेसिकली फर्स्ट है आपका जिम्नोस और सेकंड आपका जो है स्पर्मा। क्लियर, तो जिम्नोस मींस क्या होता है बेसिकली आपका नेकेड होता है। क्लियर, और ये आपका स्पर्मा मींस क्या होता है आपका सीड होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के जो भी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो भी सीड पाया जाता है, सीड कैसा होता है आपका ये नेकेड होता है। क्लियर, तो नेकेड सीड पाया जाता है। और ये आपको नेकेड सीड से आप क्या समझते हैं, आपको याद रखना है कि नेकेड सीड आप कंपेयर कर सकते हो जैसे कि आपने मैंगो खाया होगा तो मैंगो का जो आपका सीड जो होता है ना इसके ऊपर जो है सीड कोट देखने को मिलता है। सीड कोट क्या होते हैं तो आप कोट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सीड को आप कोट को बेसिकली सीड कवर भी के तरीके से आप समझ लीजिए कि सीड के ऊपर बेसिकली आवरण देखने को मिलता है। क्लियर, और ये बेसिकली एंजियोस्पर्म के प्लांट में देखने को मिलता है। क्लियर, लेकिन आपका जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स जो होते हैं ना उसमें आपका ये सीड कोट देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, नेकेड सीड होते हैं। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन क्या कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सीड की बात नहीं किया जा रहा है। क्लियर, और आपका आंसर वही होगा जो आपका गलत है क्योंकि पूछा वही है जो गलत है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये कह सकते हैं कि आपका फ्लावर्स भी देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करें जो आपके सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। जिम्नोस्पर्म बेसिकली आपका ये ग्रीक वर्ड जिम्नोस और स्पर्मा से मिलकर के बना होता है। बोल सकते हैं कि जिम्नोस का मीनिंग क्या होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मीनिंग क्या होता है आपका ये सीड होता है। इस प्लांट में आपका जो है ओवरी एब्सेंट होता है और ये ओवरी के बारे में आपको याद रखना है। ओवरी बेसिकली आपका जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये आपको देखने को मिलता है किसमें जो है एंजियोस्पर्म के प्लांट में, हायर प्लांट्स के में आपको ये देखने को मिलेगा ओवरी। और ये आप समझना है आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद से आपका ये ओवरी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरी बेसिकली आपका ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ये फ्रूट में। क्लियर, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस एंजियोस्पर्म के प्लांट में आपका ओवरी एब्सेंट है तो आपका फ्रूट भी एब्सेंट होगा। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ये ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को बेसिकली हम विजांड कहते हैं, ये बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो बेसिकली आपका ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में आपका सीड प्रेजेंट होता है तो इट मींस आपका ओव्यूल भी प्रेजेंट होगा। क्लियर, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम से पूछा जाता है थियोफ्रेस्टस सर से रिलेटेड। थियोफ्रेस्टस सर को बेसिकली हम
फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें का माना जाता है? तो एरिस्टोटल, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अरस्तु प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में, इनको मानते हैं फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। और ये टर्म जो है जिम्नोस्पर्म किनके द्वारा दिया गया था? थियोफ्रस्टस सर के द्वारा दिया गया था। इनका एक इंपॉर्टेंट बुक का नेम आप याद रख सकते हैं, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, और ये फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है। इसी पर्टिकुलर बुक में जो बेसिकली आपका टर्म जिम्नोस्पर्म आपका मेंशन है। और ये टर्म लाइकेन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स में आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो नंबर बोल सकते हैं कि 7 में। क्लियर? तो आपको एक पॉइंट जो है भूलना नहीं, लाइकेन से रिलेटेड आपके एल्गी एंड फंजाई मिलकर के बोल सकते हैं कि आपके तीसरे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये बेसिकली आपके प्लांट होते हैं। क्लियर? आपके लाइकेन, और लाइकेन से हमें लिटमस ऑब्टेन होता है, आपका ये नेचुरल इंडिकेटर बोल सकते हैं। और ये टर्म जो है लाइकेन थियोफ्रस्टस सर के द्वारा ही दिया गया था। और ये जो भी आपके जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स जो होते हैं आपके, ये फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं, और ये फर्स्ट एंड्रोगैम्स भी कहते हैं, लास्ट आर्क्योगोनियट्स होते हैं। इट मींस जो आपका आर्चिगोनिया जो होता है ना आपका, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और यहाँ पे देखिए जो आपके फर्स्ट आर्क्योगोनियट्स किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ये पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका जो आर्चिगोनिया जो सबसे पहले प्लांट किंगडम में कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है, जिसे हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली ये आपके फर्स्ट आर्क्योगोनियट्स होते हैं आपके ब्रायोफाइट। लेकिन लास्ट कौन होते हैं? तो देखिए आपका आर्क्योगोनियट्स जो है, आर्चिगोनिया बेसिकली आपका बनना स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में आपका आर्चिगोनिया आपका बेसिकली देखने को नहीं मिलता है, इसलिए बोलते हैं आपके लास्ट आर्चिगोनियट्स होते हैं आपके। क्लियर? ये आपको याद रखना है। और ये आपका एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में बेसिकली आपका आर्चिगोनिया जो होता है आपका एब्सेंट होता है। क्लियर? ए फॉर एल्गी और ए फॉर आपका एंजियोस्पर्म, इनमें जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आपका आर्चिगोनिया जो है बेसिकली आपका ये एब्सेंट होता है। एंथेरिडिया बेसिकली क्या होता है? एंथेरिडिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में आपका ये एंथेरिडिया प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोफाइटा कार्मोफाइट बोल सकते हैं, ट्रू रूट ट्रू स्टेम एंड लीफ देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, और ये इसमें एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपके ये एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। क्लियर? कार्मोफाइट होते हैं, और ये ट्रैकियोफाइटा होते हैं, क्योंकि इसमें बोल सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम हमें देखने को मिलता है। स्पर्मोफाइट बोल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइफोनोगैमस होते हैं। साइफोनोगैमस इसमें बोल सकते हैं कि जो है इस टाइप के में जो है आपका एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है साइफोनोगैमस। तो मेल गैमेट जो होता है ना आपका ट्रांसफर होता है फीमेल के पास जो है, किसकी हेल्प से? जो है पोलन ट्यूब की हेल्प से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इस टाइप के बोल सकते हैं कि जो आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है इसे हम साइफोनोगैमस कहते हैं, जिसमें बेसिकली पोलन ट्यूब की हेल्प से आपका मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल के पास। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट आपका प्लांट का नाम भी मेंशन है, साइकस एंड गिंको। क्लियर? ये आपको दोनों ही बोल सकते हैं कि साइकस स्पाइनस गिंको एफेड्रा। इंपॉर्टेंट आपके जो है ये जिम्नोस्पर्म के प्लांट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और ये बेसिकली इनमें बोल सकते हैं कि इनमें दोनों ही टाइप के साइफोनोगैमस और आपके जूडोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और ये जूडोगैमस में बेसिकली क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? आपके जो है बोल सकते हैं कि आपका ये जो मेल गैमेट जो होता है फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, ये बेसिकली किसकी हेल्प से? जो है वाटर की हेल्प से। और ये बेसिकली आपको ये कॉमन देखने को मिलता है ब्रायोफाइट के केस में, इसलिए हम ब्रायोफाइटा को किसके नाम से जानते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर? तो इसमें बेसिकली साइकस एंड गिंको में बेसिकली साइफोनोगैमस के बारे में तो आपको आइडिया हो किसे हम कहते हैं, क्योंकि आपका पोलन ट्यूब देखने को मिलेगा आपका फर्टिलाइजेशन के समय, आपका मेल गैमेट ट्रांसफर होगा पोलन ट्यूब के जरिए बोल सकते हैं फीमेल के पास। और ये जूडोगैमस इट मींस बोल सकते हैं कि आपका वाटर का भी रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है इन दो स्पीसीज में, साइकस एंड गिंको के केस में। ओरिजिन की बात करें तो डेवोनियन पीरियड जो आपका पैलियोजोइक एरा था, इसमें ये आपके प्लांट ओरिजिन हुआ था इस पर्टिकुलर प्लांट का। और ये डोमिनेट कब थे, इनकी अधिकता कब थी, जो किस पर्टिकुलर एरा में? तो आपको याद रखना है कि आपका जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड जो आपका मेसोजोइक एरा का था। क्लियर? उसमें आपके बहुत बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आपके जिम्नोस्पर्म के प्लांट काफी देखे गए थे। और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, इसको आप स्टार मार्क करेंगे, जामिया पिग्मिया को कहा जाता है। क्लियर? आपका सबसे छोटा आपका ये जिम्नोस्पर्म होता है। ट्री नोन आपका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लंबा पौधा बोल सकते हैं कि आपका जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं कि आपका इस क्लास से ही आपका ये देखने को मिलता है, इस ग्रुप से देखने को मिलता है आपका जिम्नोस्पर्म से ही। कैलिफोर्नियन सिकोया कहते हैं। क्लियर? सिकोया आपका जो है सेमी परवाई रेंज होता है, जिसे हम हिंदी में ये इसका एक कॉमन नेम होता है आपका रेड वुड प्लांट, इसका एक कॉमन नेम है। क्लियर? रेड वुड प्लांट ये इसका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये बोटेनिकल नेम होता है। शिकोया आपका जो है सेमी पर वायरेंस। क्लियर?
और ये इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, काफी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप नॉलेज के जरिए से इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं। जो आपके गोवेल सर थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो आपके, उनको इन्होंने कहा था कि फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी, क्योंकि इसमें ओवरी आपका जो है एब्सेंट होता है, क्लियर, आपके जिम्नोस्पर्म में। और ये आपके अबोवर और उसके साथ साथ गोवेल सर के द्वारा सिलेजनेला क्या होता है, लाइकोपोडियम सिलेजनेला इक्विशिटम, ये आपके क्या होते हैं, कौन से ग्रुप के प्लांट है, तो आप कह सकते हैं कि आपके टेरिडोफाइट होते हैं, क्लियर। तो बेसिकली सिलेजनेला में जो है राइजोफोर नाम का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्लियर। राइजोफोर बेसिकली जो आपको देखने को मिलता है, पूरे बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। इसका जो फंक्शन जो होता है वो रूट के जैसा होता है, क्लियर, राइजोफोर का। लेकिन आपको राइजोफोरा से कंफ्यूज नहीं होना है, राइजोफोरा, यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूं तो आपका राइजोफोरा हो जाएगा। और राइजोफोरा बेसिकली आपका ये मैंग्रोव प्लांट होता है, क्लियर, मैंग्रोव प्लांट होता है, जो आपको ये देखने को मिलता है, जो आपका ये सुंदरबन डेल्टा है ना आपका, ये वेस्ट बंगाल में, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्लियर, राइजोफोरा, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका प्लांट है, लेकिन राइजोफोरा आपका ये रूट जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो बोल सकते हैं कि जो फंक्शन आपका रूट परफॉर्म करता है हायर प्लांट्स में, वो सेम फंक्शन आपका जो है ये परफॉर्म करता है ब्रायोफाइट के केस में। और ये बोल सकते हैं कि इस राइजोफोर को बेसिकली इन दो साइंटिस्ट के द्वारा, बोवर एंड गोवेल सर के द्वारा कहा गया था कि जो आपका सिलेजनेला का जो राइजोफोर जो है ना, वो बेसिकली ना ही आपका ट्रू रूट है, ना ही आपका ट्रू रूट है, ना ही आपका ये ट्रू स्टेम है, ये बेसिकली है क्या, उसके लिए एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, ऑर्गन सुई जेनरिस, क्लियर। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें जानना चाहिए तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जिम्नोस्पर्म बेसिकली आपका कनेक्टिव लिंक माना जाता है बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म के बीच में। और ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटियम, इसे हम बेसिकली ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म या फिर बोल सकते हैं कि ओल्ड मैन ऑफ फॉरेस्ट या फिर फादर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। आप इनको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कितना लंबा ये आपका ये प्लांट है। नेक्स्ट है आपका याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, मैसिव जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो टैक्सोडियम आपका मैक्सिकेनम, क्लियर, ये आपका प्लांट का नाम है मैसिव जिम्नोस्पर्म का। वेसल्स, वेसल्स के बारे में आपको याद रखना है कि जाइलम, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम आपका ये फाइबर। तो आपके 4 सेल होते हैं आपके जाइलम के, जिसमें से आपका ये जो वेसल जो होता है ना आपका एब्सेंट होता है, बोल सकते हैं कि आपका जिम्नोस्पर्म में, एक्सेप्ट बोल सकते हैं कि आपका ये जो है मेंबर ऑफ निटेल्स, इसमें देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है आपका ये जाइलम वेसल्स। और ये फ्लोएम का आपका ये कंपेनियन सेल, फ्लोएम का कंपेनियन सेल, ये आपके फ्लोएम के भी 4 टाइप्स बोल सकते हैं कि ये सेल से मिलकर के बने होते हैं आपके फ्लोएम, क्लियर। जो आपका फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम कह सकते हैं कि फ्लोएम कंपेनियन सेल, फ्लोएम सीव ट्यूब और सीव एलिमेंट भी कहते हैं, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, क्लियर। तो जिसमें से आपका ये कंपेनियन सेल जो होता है आपका ये एब्सेंट होता है फ्लोएम में, एक्सेप्ट बोल सकते हैं कि निटेल्स में हमें ये देखने को मिलता है। ये आपका ये मेंबर वो बोल सकते हैं कि आपका निटेल्स, क्लियर। तो इसके इस ऑर्डर में जो भी आपके मेंबर पाए जाएंगे निटेल से जो बिलोंग करेंगे, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा, जाइलम में जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, क्लियर। और ये जो आप बोल सकते हैं कि इनमें जो सीड का डिस्पर्सल जो होता है जिम्नोस्पर्म में, वो किसकी हेल्प से होता है, तो विंड और उसके साथ साथ जो है वो मैन की हेल्प से होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा भी जाता है, एनिमोफिली, एनिमोफिली क्या होता है, जब आपका पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो, विंड की हेल्प से हो, हवा से हो, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बेसिकली हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है, जब आपका पॉलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से हो तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, क्लियर, ई एन से आपका स्टार्ट होता है एंटोमोफिली, क्लियर। और ये आपको याद रखना है, अगर वाटर से आपका पॉलिनेशन होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रोफिली, क्लियर, हाइड्रोफिली, क्लियर। तो ये भी याद रखेंगे। और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है बेसिकली किसके जरिए होता है, तो पॉलन ट्यूब्स के जरिए होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एज इट इज याद रखना है, क्लियर। एनिमल किंगडम से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, आपको बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, गलत चूज करना है। ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन को। क्लास इंसेक्टा आपका जो है लार्जेस्ट आपका ये क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। ओवर बोल सकते हैं कि आपका 85% आपके जितने भी आपके एनिमल स्पीसीज हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा आपका ये मिलकर के बना होता है वाइड डाइवर्सिटी बोल सकते हैं एनिमल्स, जिसके पास जो है आपका हार्ड एक्सोस्केलेटन्स देखने को मिलता है और ये ज्वाइंटेड आपका अपेंडेजेस होता है, क्लियर। और ये लिग्निन जो होता है मेन कंपोनेंट होता है इसके एक्सोस्केलेटन्स का, बाह्य कंकाल का। एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, बाह्य कंकाल। और ये आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है बाह्य कंकाल आपका ये लिग्निन से मिलकर के बना होता है, मेन कंपोनेंट होता है।
मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो आपका एक्सोस्केलेटन जो होता है, जब भी मैं बात करता हूं काइटिन की, काइटिन क्या होता है? काइटिन बेसिकली आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। जब भी मैं बात करता हूं स्टार्च की, ग्लाइकोजन की, उसके बाद से जो है आपका काइटिन की, मैं साथ ही में बोलता हूं कि तीनों के तीनों आपके जो है ये इंपॉर्टेंट आपके जो है ये बोल सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्लियर? तो ये आपका जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, वो आपका काइटिन से मिलकर के बना होता है, ना कि लिग्निन से। अगर आपने इस पॉइंट को भी अगर अच्छे से आपने सुना होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, ये आपका लिग्निन है तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बाकी आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका जो वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक इन्फॉर्मेशन को आपको एज इट इज नोट करना है अपने नोटबुक में। क्लियर? और बाकी जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूं तो आप तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप रिवाइज कर ही सकते हो। लेकिन इसका आंसर आपको टिक करना है कि गलत आपका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? पूछा वही है जो गलत है, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। लेकिन एक एक पॉइंट को फिर से रिवाइज करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड। क्लियर? तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम बोल सकते हैं, सबसे बड़ा फाइलम आपका जो होता है पूरे एनिमल किंगडम का आपका आर्थ्रोपोडा होता है। दूसरे नंबर पे आपका मोलस्का होता है और तीसरे नंबर पे आपका फाइलम प्रोटोजोआ होता है। क्लियर? AMP आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड प्रोटोजोआ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1/3 आपके जो भी ऑल नेम स्पीसीज जो है आपके पूरे अर्थ पे वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। क्लियर? और इनके पास जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से आपके कॉर्डेटा तक के ऑर्गेनिजम्स में जो भी आपका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका बोल सकते हैं कि आपका ये किस लेवल का होता है? ऑर्गन लेवल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये बायलैटरल सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री समझ रहे हैं ना, जो आपका सेम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में देखने को मिलता है। और ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी देखने को मिलता है बायलैटरल सिमेट्री। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म, बीच में मेजोडर्म और ये अंदर की तरफ एंडोडर्म। क्लियर? देखने को मिलता है। और ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। आपने देखा होगा स्कॉर्पियन, बिच्छू को भी आपने देखा होगा, काकरोच को देखा होगा, तो बॉडी उसका कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। और ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो सिलोमेट के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए एक एक पॉइंट को मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने की वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूं। क्लियर? तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि सिलोमेट एनिमल किसे कहते हैं। ये आपके सिलोमेट होते हैं। उसके बाद से आपको याद रखना है कि इनका देखिए यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो बॉडीज होता है आर्थ्रोपोड्स का वो बेसिकली आपका ये कवर होता है किससे? काइटिनस आपका जो एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से मिलकर के बना होता है इसका एक्सोस्केलेटन। और ये बॉडी जो होता है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तीन पार्ट देखने को मिलता है। क्लियर? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और ये जॉइंटेड अपेंडिसेस देखने को मिलता है। और ये बेसिकली आर्थो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखिए आर्थो, आर्थो वर्ड का मीनिंग होता है आर्थोस, ये बेसिकली आपका इस जॉइंट होता है। और ये पोडा मींस क्या होता है? आपका अपेंडिसेस। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है आपके जॉइंट अपेंडिसेस देखने को मिलता है आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में। और रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में देखने को मिलता है गिल्स, बुक गिल्स और ये बुक लंग्स। बुक लंग्स किसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन है? आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर, बोल सकते हैं कि ट्रैकिया के द्वारा जो है ये बेसिकली ये किसमें देखने को मिलता है? ट्रैकिया आपको देखने को मिलेगा कॉकरोच में। क्लियर? ये आपका क्या होता है? तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है किसमें? जो है कॉकरोच में, ट्रैकिया। और ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका ये ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का होता है क्योंकि इसमें जो आपके वेसल्स और उसके साथ साथ कैपिलरीज जो आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? आपका जो है ये आपका ओपन टाइप का होता है। क्लियर? और ये इसमें बेसिकली जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली उनका ब्लड जो होता है वो बेसिकली आपका व्हाइट कलर का होता है। तो इसमें एक आपका ये कॉपर जो है पिगमेंट इसमें देखने को मिलता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, उसका क्या नाम है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। क्लियर? हीमोग्लोबिन तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। लेकिन इसमें देखने को मिलता है आपका ये हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी आपको साथ के साथ याद रखना है। जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक बोल सकते हैं एंटीना देखने को मिलेगा। और ये कंपाउंड आइज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपाउंड आइज देखने को मिलता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में। स्टैटोसिस्ट भी देखने को मिलता है। स्टैटोसिस्ट क्या होता है? आपका ये बेसिकली आपका ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन, ये बैलेंस होता है ना कि मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में कहीं ना कहीं ब्रेन जो होता है
वो आपको बैलेंस बनाने का काम करता है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये आपका गुड थिंग और बैड थिंग में बोल सकते हैं कि आपको ये बैलेंस किसके द्वारा आप कर पाते हो, तो ब्रेन की हेल्प से कर पाते हो। ठीक उसी प्रकार से जो है बैलेंसिंग ऑर्गन देखने को मिलता है स्टैटोसिस्ट आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी। ये बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, क्लियर। और ये आपका एक्सक्रीशन जो इसमें देखने को मिलता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया था, फाइलम बोल सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस का क्या होता है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका फ्लैम सेल्स होता है, क्लियर। फ्लैम सेल्स जो बेसिकली आपका ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ऑलरेडी इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर चुका हूं और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। और ये आपको याद रखना है कि मोस्टली कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस मींस बोल सकते हैं कि आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके जो है वो अलग अलग बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, क्लियर। ये आप डायोसियस को बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपके ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल जैसे कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग और ये फीमेल अलग अलग होते हैं, क्लियर, ह्यूमन बींग्स के केस में। तो ठीक है, आपके जो है ये मोस्टली बोल सकते हैं कि अधिकतर आपके जो वो डायोसियस होते हैं, क्लियर। इस वर्ड पे भी आपको फोकस करना है, जैसे कि एक वर्ड होता है आपका जो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट और ये बाइसेक्सुअल एक ही बात हुआ, और उसके साथ साथ मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल एंड मोनोसियस तीनों का मीनिंग एक ही होता है, बेसिकली अलग अलग रेफरेंस में यूज किया जाता है। प्लांट में यूज किया जाता है मोनोसियस वर्ड जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे देखने को मिलते हैं, क्लियर। और ये हर्माफ्रोडाइट बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस और उसके साथ साथ जो फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में जो आपका मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। और ये आपका जो डायोसियस यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं, डायोसियस आपका जो ये यूनिसेक्सुअल होता है, क्लियर। ये बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली इंटरनल देखने को मिलता है। इंटरनल समझ रहे हैं ना, आपके वाटर में देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। इंटरनली देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, आप ऐसे समझिए। और जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स में भी आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपका इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। एक्सटर्नल बेसिकली जो है देखने को मिलता है किसमें, जो है आप याद रखेंगे जो है आपका फ्रॉग में, फ्रॉग में, और उसके साथ साथ जो है आप बोल सकते हैं फिशेज में, मछलियों में जो है आपका ये फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका एक्सटर्नल देखने को मिलता है, क्लियर। मोस्टली आपके ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट भी होता है और ये इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट से आपको याद रखना है कि इसमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे, लार्वा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रॉग में क्या होता है, डेवलपमेंट आपका जो है वो इनडायरेक्ट होता है। ये फ्रॉग से आपका जो है वो टैडपोल बनता है, लार्वल स्टेज, और फिर टैडपोल आपका जो है न्यू बोल सकते हैं यहाँ से नए आपके यंग जो है फ्रॉग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ठीक आपको वैसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ये डायरेक्ट भी हो सकता है। तो मैं ये पॉइंट आपसे डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट आप फोकस कीजिए, ये बेसिकली कुछ इकोनॉमिकल आपके इंपॉर्टेंट जो आपके इंसेक्ट्स जो होते हैं ना इस पर्टिकुलर फाइलम से आपके जो है बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका एपिस हनी भी हो गया, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म कहते हैं, और ये आपका लैसिफर लैक्स इंसेक्ट कह सकते हैं। ये आपके वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा आपका जो है एक डिजीज होता है, किसके द्वारा बेसिकली ये आपका ये ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा डिजीज नहीं होता है, ये आपका डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। और ये बेसिकली इसका वेक्टर कौन होता है, तो सीसी फ्लाई होता है, सीसी फ्लाई होता है, बेसिकली आपका इंसेक्ट ही होता है। तो ये बेसिकली वेक्टर क्या होते हैं, जो आपके डिजीज फैलाने का काम करते हैं। एनाफिलीज क्यूलेक्स हो गया, और ये एडिस, ये आपके मॉस्किटो बोल सकते हैं, इसी पर्टिकुलर फाइलम से इसका संबंध है, क्लियर। और ये वेक्टर के रूप में यूज होते हैं। और ये बेसिकली आपके जो है फीमेल एनाफिलीज के बारे में मैं डिस्कस भी किया हूँ वीडियो नंबर 1 में, जो है जो आपके डिजीज जो होते हैं, जैसे कि आपका मलेरिया, मलेरिया बेसिकली किसके वजह से फैलता है, तो प्लाज्मोडियम। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को कौन लेकर के उड़ता है, तो बेसिकली आपका फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज जो होता है वो वेक्टर की तरीके से काम करता है, क्लियर। ये फैलाने का काम करता है इस पर्टिकुलर डिजीज को, बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम का ये कैरियर होता है आपका ये फीमेल एनाफिलीज, क्लियर। और ये आपका ग्रेगेरियस पेस्ट, जैसे कि आपका लोक्यूस्ट हो गया, और उसके साथ साथ जो है लिविंग फॉसिल, ये आपसे पूछा भी जाता है, लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, तो लीमुलस को कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, किंग क्रैब होता है, क्लियर। तो ये आप यहाँ पे स्कॉर्पियन को देख सकते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन है, लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन, और ये आपका फ्रॉन, प्रॉन ये आपका झिंगा होता है, क्लियर। जिसका भी फाइलम आप बोल सकते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा ही होता है, क्लियर। तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मैं डिटेल में इसलिए वीडियो डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपको स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, और स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
तो फास्ट में हम लोग थोड़ा सा फास्ट भी डिस्कस करेंगे ना, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? मुझे तो केवल मैं आता और आपको मैं डिस्कस करके चला जाता 25 क्वेश्चन को, लेकिन ये मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है कि जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनको क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि मैं इस समय आजकल आप लोगों के साथ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो कम से कम आइडिया तो लग रहा है कि प्लांट किंगडम से हाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके एल्गी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्रायोफाइट से पूछे जा रहे हैं, उसके बाद से टेरिडोफाइट से पूछे जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म से पूछे जा रहे हैं, आपके फाइलम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस हो गया, फाइलम ऑर्थोपोडा हो गया। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर टॉपिक की भी क्लैरिटी होगी कि जनरल अवेयरनेस में सिलेबस तो बहुत ही वास्ट होता है, लेकिन आपका जो अगर ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? नॉन एसआई यूनिट, जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं, एनआईटी। क्लियर? और ये बेसिकली आपका यूनिट होता है किस पर्टिकुलर आपका जो है फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज का, जिसका यूज किया जाता है मल्टीट्यूड ऑफ लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने में। तो आपको बताना है उस पर्टिकुलर आपका जो है फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज का नाम, ल्यूमिनस एक्सपोजर या फिर ल्यूमिनस इमिटेंस, ल्यूमिनोसिटी या फिर ल्यूमिनेंस। तो याद रखिए आपका ये बेसिकली आपका ये किसका यूनिट होता है, ल्यूमिनेंस का यूनिट बेसिकली नीट होता है, एनआईटी। क्लियर? तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसका बेसिकली जो अनदर यूनिट क्या होता है आपका, ये कैंडिला पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? और ये ल्यूमिनेंस बेसिकली आपका ये डिस्क्राइब करता है कैसे आपका जो ब्राइट और उसके साथ साथ जो आपका ये इमिटिंग और ये आपका रिफ्लेक्टिंग एरिया कैसे आपका ये अपीयर होता है, ये बेसिकली कौन डिस्क्राइब करता है, ल्यूमिनेंस आपका ये डिस्क्राइब करता है। और इसका साई ल्यूमिनेंस यूनिट क्या होता है आपका, ये कैंडिला पर स्क्वायर मीटर। इसे बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपका नॉन एसआई यूनिट नीट भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है 1 नीट इज इक्वल टू 1 कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेसिकली आपको बताना है कि मेटालिक आपका रेडियो एक्टिव ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का नाम, जिसका एटॉमिक नंबर 101 है और इसको डिस्कवर किया गया था 1955 में, और ये एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करते हैं। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने मेंशन है। नोबेलियम, सिवोर्जियम, मेंडेलियम या फिर रदरफोर्डियम। अगर आपको याद आ रहा होगा मेरे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन पे से देखिए क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एग्जाम्स में, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कीजिएगा। क्लियर? तो आपका ये जो आपका नोबेलियम जो होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं आपको कोरिलेट किया था कि आपका ए मेंडल है। मेंडल आपके जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये नोबल पर्सन है, काफी उत्कृष्ट है क्योंकि इनके द्वारा जो है जेनेटिक्स का लॉ दिया गया था 3 लॉज। क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। आपके मेंडल के 3 लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मेंडल पर्सन थे, मेंडल आपके नोबेल थे, और ये इनके द्वारा लॉ दिया गया था। तो मैं आपको लर्न भी करवाया था 101, 102 एंड 103। 101 आपका जो मेंडेलियम हो जाएगा, मेंडल से मेंडेलियम, 102 आपका नोबेल पर्सन थे तो नोबेलियम हो जाएगा, और 103 आपके जो है उनके द्वारा लॉ दिया गया था क्योंकि आपके ये जो है वो कैसे पर्सन थे आपके, ये नोबेल पर्सन थे। तो आप यहाँ से लॉ से आप कोरिलेट कर पाएंगे लॉरेंशियम, और लॉरेंशियम अगर आप कोरिलेट कर पाएंगे तो बेसिकली 101 तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा एलिमेंट है, आपका ये मेंडेलियम है। क्लियर? और नोबेलियम आपका 102 होता है, और ये आपका रदरफोर्डियम बेसिकली जो है आपको याद रखना है 104 इसका एटॉमिक नंबर होता है रदरफोर्डियम का। और सिवोर्जियम के बारे में ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 106 होता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, जो आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे गए, फटाफट रिवाइज करते हैं। ये आपका एस ब्लॉक है, और ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ये आपका एफ ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है इसे। क्लियर? एफ ब्लॉक को। क्लियर? और एस ब्लॉक में आपके 2 सीरीज देखने को मिलेंगे, एल्कली मेटल और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके एल्कली मेटल हो गए, और ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इरिडियम। क्लियर? ये आपका एस ब्लॉक आपका तैयार हो गया। पी ब्लॉक पे फोकस कीजिए, आपको बेसिकली फोकस करना है पी ब्लॉक में आपके ये बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये निहोनियम, आपका ये बोरॉन फैमिली तैयार हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए आपका ये ग्रुप नंबर 14 आपका ये कार्बन फैमिली होता है, और ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड आपका फ्लोरोबियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, दोनों के दोनों आपके ये सेमीकंडक्टर या फिर बोल सकते हैं कि आपके ये मेटलॉइड होते हैं, और ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आपका ग्रुप नंबर 15 आपका ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं इसे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का सिंबल आपका Sb होता है, इसका लैटिन नाम आपका स्टीबियम होता है, और ये आपका जो है बिस्मथ
और ये आपका जो है मॉस्कोवियम, जिसका सिंबल MC होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये आपका जो है ये क्वेश्चन आपके SSC CGL 2023 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स तो किसके नाम से जानते हैं? तो बेसिकली हम जानते हैं सैल्कोजेन कहते हैं। ये बेसिकली आपका ऑक्सीजन फैमिली होता है। क्लियर? तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इस फैमिली में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, अपोलोनियम एंड लिवरमोरियम। लिवरमोरियम, लिवर आपका ऑर्गन होता है ना, आपका ये बोल सकते हैं कि सबसे आपका ये लार्जेस्ट आपका ये ग्लैंड होता है लीवर। क्लियर? तो आप उससे कोरिलेट कीजिए लिवर से लिवरमोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 116 होता है। और ये आपका ग्रुप नंबर 17, ये आपका हैलोजन होता है, हैलोजन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन एंड आपका ये टेनेसाइन। सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है टेनेसाइन। और ये आपका जो है ये बोल सकते हैं कि आपका ये नोबेल गैसेस का ये आपका ये फैमिली है। इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेशन। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ इस रेडॉन को आप रेडियम से कंफ्यूज मत करना। रेडियम का जो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? 88 होता है। और ये बेसिकली आपका जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। क्लियर? यहाँ पे फोकस करते हैं, ये बेसिकली आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो फटाफट आप लर्न कर लीजिए मेरे साथ। फटाफट मैं आपको विद इन सेकंड में सोच रहा हूँ कि आपको मैं लर्न करवा दूं। ये बेसिकली आपका 3D सीरीज होता है। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपका 3D सीरीज कंप्लीट 21 to 30 कंप्लीट। क्लियर? और ये आपका ये देखिए 39 to 48, ये बेसिकली आपका 4D सीरीज होता है। तो अर्ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम आपका सिल्वर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 47। और ये कैडमियम CD हो गया। इस तरीके से आप फटाफट रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपसे मैं ये लेक्चर नंबर बोल सकते हैं वीडियो नंबर 8 में डिस्कस कर रहा हूं। और बाकी मैं पहले ही वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स में बता चुका हूं। तो फटाफट थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए, मतलब कि समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये आपका 5D सीरीज होता है। लेंथनम प्लस हाफनियम, और ये बोल सकते हैं कि 80 तक आपका मरकरी तक ये फैला होता है। हाइड्रागैरम होता है बेसिकली आपका जो है ये मरकरी का जो है लैटिनियम। क्लियर? तो लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है और सिंबल भी पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि W कहां से आ गया। W बेसिकली इसका लैटिनियम होता है, वोल्फ्रेम। इसका सिंबल टंगस्टन का क्या होता है? आपका ये W होता है। क्लियर? तो साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है। और ये आपका रेनियम होता है, ऑस्मियम। और ये आपका इरेडियम, IRIDIUM। क्लियर? और ये आपका प्लैटिनम, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये मेटल है। और ये आपका गोल्ड, गोल्ड का लैटिनियम आपका एरम होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? 79। और ये आपका जो है मरकरी, हाइड्रागैरम बोल सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर आपका 80 होता है। क्लियर? तो आपको ये भी सीरीज तैयार हो गया। यहाँ से बेसिकली आपका लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होता है। इफ एफ ब्लॉक जो होता है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसे कहते हैं। और इसमें दो सीरीज देखने को मिलता है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। और ये लेंथेनॉइड्स में बेसिकली आपका ये फैला होता है कहां से कहां तक? 58 to 71। क्लियर? और एक्टिनॉइड्स आपका ये थोरियम से लेकर के आपका ये लॉरेंशियम तक फैला होता है। और आपसे पूछा भी गया था जो आपका क्वेश्चन मेंडेलियम, देखिए आपको ये देखने को मिलेगा एक्टिनॉइड सीरीज में। क्लियर? तो इस तरीके से आप एक एक पॉइंट को समझते चलिए। अगर एक एक पॉइंट को आप समझेंगे ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी तरीके से घुमा फिरा करके भी, तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। क्लियर? तो ये बेसिकली ये जो है आपको खुद से तैयार करना है। ये इतना मैं आपको करवाया 3D, 4D, 5D और ये लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। खुद से इसको आप लर्न कीजिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो आपका वीडियो नंबर 7 था उसमें मैं डिस्कस किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम आपके जो है ये ग्रुप में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बेसिकली आपका ये इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? नीचे जाने की तरफ जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि आपके नंबर ऑफ सेल जो होते हैं ना, SSELL, सेल में आपके इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो उस नंबर ऑफ सेल जो होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि आपका एटम का जो साइज जो होता है, वो रेडियस जो होता है आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। और साथ के साथ और भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसके साथ साथ आपका ये पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लेफ्ट टू राइट, जब भी मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ये इंक्रीज होता है। और ये आपका जो है आयनाइजेशन एनर्जी भी आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि आपका मान लीजिए कि कोई आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल को बेसिकली हम वैलेंस सेल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, उससे बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं? वो एनर्जी आपका जो है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसके ठीक अपोजिट आपका ये वर्ड यूज किया जाता है
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है बेसिकली आउटर मोस्ट सेल में इंटर कराने के लिए, उसको प्रवेश करवाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, और ये साथ के साथ ये आपका जो भी ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, ये देखिए इस तरफ आपका ये इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे आप जाओगे तो डिक्रीज होता है वो नजर आएगा। और लेकिन ये अगर आपका मेटालिक कैरेक्टर आपका इस तरीके से जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कौन होगा? नॉन मेटालिक आपका ये कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। इधर आपका इंक्रीज होगा, इधर मान लीजिए कि आपका ये पीरियड में आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये जो ग्रुप है ना, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो वो आपका डिक्रीज होगा। अपोजिट होता है, समझ में आया ना, ये आपका अपोजिट होता है। और इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर। क्लियर, जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिनके द्वारा एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है वो बताया गया था। बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके, और ये एनर्जी आपका जो भी अल्फा पार्टिकल से जो आपका एनर्जी रिलीज होता है, और ये उनके द्वारा एक कारनामा कर दिखाया गया था 1911 में। उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का क्या नाम है? और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा जा चुका है, और ये फिर से रिपीट हुआ एसएससी प्री 2023 के एग्जाम्स में। तो आप समझ रहे हैं ना, आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम से फिर से आपका मेंस का क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसलिए आपको ये मैं क्वेश्चन फिर से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया है। अगर आप लकी होंगे तो आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, तो आप सही से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? गाइगर एंड नट टॉल। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। यहाँ पे फोकस कीजिए, जो आपका रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं, तो जो भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनका न्यूक्लियस क्या होता है? आपका अनस्टेबल होता है। और ये 3 टाइप्स के बोल सकते हैं कि आपके जो आपके पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा, और ये बोल सकते हैं कि आपका गामा, तो इनका डीके स्टार्ट हो जाता है। बोल सकते हैं कि जब किसी भी एटम से किसी भी कोई भी आपका एटम का जो न्यूक्लियस जो है ना, जब अल्फा पार्टिकल आपका ये इसका जो है उत्सर्जन करता है या इसका इमिशन होता है, तो बेसिकली आपको यहाँ से कोरिलेट भी करना है। तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी देखने को मिलता है, और ये आपका मास नंबर, यहाँ पे देखिए आपका ये जो है ना, ये जो आपका पोजीशन है, ये जो आपका क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखा होगा C612, तो यहाँ पे C क्या है? आपका कार्बन है ये, और ये 6 क्या है? आपका ये एटॉमिक नंबर है। 12 क्या है? आपका ये मास नंबर है। बेसिकली एक बोल सकते हैं कि अल्फा रेज के आपके जो है उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी, और ये मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बीटा डीके की बात करें, अगर एक बीटा आपका जो है बोल सकते हैं कि बीटा बेसिकली आपका ये जो पार्टिकल जो होता है ना, आपके इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, और अल्फा आपका ये पार्टिकल जो होता है, इसे बेसिकली हम हीलियम आपके जो भी न्यूक्लियस होता है इसके इक्वल माना गया है। आपका जो अल्फा पार्टिकल को 2Ac4 बोल सकते हैं, इसका सिंबल भी होता है, अल्फा पार्टिकल के लिए हम यूज करते हैं। और ये बेसिकली इसमें ये कंडीशन देखने को मिलता है, जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर में जो है बेसिकली कोई भी सेंस देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीटा डीके से रिलेटेड आपको याद रखना है। लेकिन क्या होगा कि जो आपका एटॉमिक नंबर जो होगा ना, एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की प्लस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड मींस क्या होता है? जेड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल लेटर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A = P + N। ये A = P + N होता है ना, आपका मास नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये नंबर ऑफ आपका ये न्यूट्रॉन होता है। क्लियर, तो A = P + N। तो इससे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब आप गामा रेज का जब इसका जो उत्सर्जन होगा, तो किसी भी न्यूक्लियस से बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी एटॉमिक नंबर में और उसके साथ साथ मास नंबर में, यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है, तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये फैक्ट आप साथ के साथ याद रखेंगे, जहां से आपके एग्जाम्स में बोल सकते हैं मेंस के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेसिकली ये पूछा नहीं गया था, मैं इसको एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिकअप किया हूं। आपको मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आपको बेसिकली जो है वो करेक्ट पाथ चूज करना है। जो आपका यूरिन जो होता है आपके बॉडी में, जो है आपका किडनी से यूरेटर में जाता है आपका यूरिन, फिर यूरेथ्रा में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी के बाद से जो आपका ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा में या फिर यूरेटर में। किडनी के बाद से यूरेटर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके साथ से यूरेथ्रा में।
यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद से किडनी में जाता है, उसके बाद से यूरेटर में जाता है, फिर यूरेथ्रा में। आप कंफ्यूज हो गए ना, ये क्या है, ये सारी चीजें, ये बेसिकली आपको करेक्ट पाथ बताना है यूरिन का। तो आपको देखने को मिलेगा किडनी में जो है बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ ये कहाँ जाता है, उसके बाद से ये यूरेटर्स में जाता है, फिर उसके बाद से यूरिन यहाँ पे आपका कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद से यूरेथ्रा से इसको बाहर कर दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पे इस इमेज में देखिए, ये बेसिकली आपका एक किडनी है। यहाँ पे मैं वीडियो नंबर 7 में मैं डिस्कस किया था किडनी के ऊपर एक आपका जो है ये ग्लैंड देखने को मिलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर। जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। क्लियर। तो सारे के सारे बोल सकते हैं कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस भी करूंगा, आने वाले वीडियोस में एंडोक्राइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं लूंगा तो आपको बताऊंगा भी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किडनी से आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए किडनी है, ये आपको 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलता है, और एक ही किडनी बेसिकली जो है ह्यूमन बींग्स में आपका ये फंक्शनेबल होता है। और आपने सुना होगा किडनी फेल्योर, किडनी फेल्योर में क्या होता है कि आपके दोनों ही किडनी काम करना बंद कर देता है एक ही साथ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि आपका किडनी फेल हो चुका है, किडनी फेल्योर। लेकिन आपने सुना होगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटिशियन है लालू यादव, क्लियर, जो आपके बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर रह चुके आपके बोल सकते हैं कि बिहार स्टेट के, तो इनका जो है किडनी बेसिकली इनका फेल हो चुका था, तो इनकी किडनी जो है डोनेट किया गया था इनकी डॉटर के द्वारा, इनको दिया गया था किडनी। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक किडनी के द्वारा भी कोई भी पर्सन जो है वो जीवित रह सकता है। जब आपका किडनी फेल होता है तो उसमें बेसिकली एक वर्ड जो है एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये आपका आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस के बेस पे कुछ दिन तक पेशेंट आपका जो लंबे समय तक आप बोल सकते हैं कि जो है आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन आपका एक टेक्निक है, तो ब्लड को फिल्ट्रेट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद से उस ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल आपका ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होता है किसकी हेल्प से होता है, डायलिसिस आपका ये प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल होता है। क्लियर। आप आर्टिफिशियल बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस का कुछ समय तक आप यूज करोगे, उसके बाद से क्या होगा कि आपको किडनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप किसी भी पर्सन के द्वारा दिया जाता है, तो 1 पेयर ऑफ किडनी है तो एक किडनी आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो। क्लियर। और एक किडनी पे आप सर्वाइव करोगे, और अनदर किडनी जो आप डोनेट करोगे उससे आपका जो है नेक्स्ट पर्सन आपका जो है वो सर्वाइव करेगा। क्लियर। तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप साथ के साथ याद रखेंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंजॉय करते समय। और ये बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट जो है किडनी से देखिए, यहाँ पे आपका जो यूरिन कहाँ पे आ रहा है, तो ये बेसिकली आपका आ रहा है, ये देखिए ये आपका पेयर ऑफ यूरेटर देखने को मिलता है। पेयर ऑफ यूरेटर ये आपका लेफ्ट एंड राइट देखने को मिलता है दोनों तरफ, और उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन है यहाँ पे कलेक्ट हुआ, और ये यूरेथ्रा से आपका ये बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, और उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपको यूरेथ्रा देखने को मिलेगा। किडनी बेसिकली आपका लोकेटेड कहाँ होता है, एब्डोमेन में, और ये बोल सकते हैं कि 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। क्लियर। और ये यूरिन बेसिकली आपका प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर, और ये बेसिकली उसके बाद से कहाँ पास होता है, यूरेटर्स पे के पास जाता है, और ये बोल सकते हैं कि उसके बाद से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है आपका, और उसके बाद से जो है यूरेथ्रा से इसको रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर। जुलाई 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेशन, निपुण भारत। क्लियर। ये बेसिकली इसके द्वारा इंश्योर किया जाता है जो भी आपके प्रत्येक बच्चे हैं कितने ग्रेड के बच्चे के बारे में बात किया गया था, जो कंट्री में इनके पास क्या हो जाएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हो जाएगा, और वो आपको ग्रेड बतानी है। क्लियर। 5, 4, 2 या फिर 3, तो 3 ग्रेड के बच्चे में बेसिकली ये देखने को मिलेगा आपको जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस पर्टिकुलर बेसिकली निपुण भारत के द्वारा ये पर्टिकुलर पॉइंट को ये श्योर किया गया था। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली आपका ये स्कीम कब ये लॉन्च किया गया था, तो ये आपका लॉन्च किया गया था 5 जुलाई 2021 को। इस पर्टिकुलर डेट को भी आपको एज इट इज याद रखना है, और यहाँ पे ग्रेड 3 की बात कही गई थी, और ये 2026 2027 तक ये बेसिक आपका ये डेडलाइन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली जो आपका याचिका था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। जो आपका फरवरी 2020 में आपका 2020 में दिल्ली दंगों से जो आपका संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की जो आपकी शांति और सद्भाव से समिति जो आपका द्वारा जो भी आपका याचिका था ना उसको बेसिकली रद्द करने के लिए यहाँ पे जो है किसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली आपका ये फेसबुक हो सकता है। क्लियर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है उस पर्टिकुलर आपका जो है मौर्य वंश के राजा का नाम बताना है
जिनको बेसिकली जो है उन्होंने त्याग दिया था। जो आपका ये बैटल हुआ था ना कलिंग वॉर के बाद से उन्होंने बेसिकली युद्ध को ही त्याग दिया था। क्लियर। तो उस पर्टिकुलर मौर्य वंश के राजा का नाम आपको बताना है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, किनको माना जाता है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य को। क्लियर। इनके गुरु का नाम क्या है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही पर्सन का नाम है और इनके द्वारा बुक लिखा गया था अर्थशास्त्र, इनका संबंध जो है वो पॉलिटिक्स से है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में भी पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के राइटर का क्या नाम है, तो ऑप्शन में था विष्णुगुप्त। क्लियर। तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही पर्सन का नाम है, तो उसका आंसर आपका जो विष्णुगुप्त हो जाएगा। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आपको साथ के साथ याद रखना है। और ये बोल सकते हैं कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का क्या नाम है, क्या नाम था जो है आपका बिंदुसार। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिंबिसार से। बिंबिसार बेसिकली आपके हर एक वंश के संस्थापक थे। क्लियर। हर एक वंश के फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है, लेकिन बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था। क्लियर। और ये बिंदुसार के पुत्र आपके जो वो कौन थे, आपके अशोक। तो इसका आंसर आपका जो अशोक हो जाएगा। क्लियर। और ये बिंदुसार बोल सकते हैं कि अशोक के पिता का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं कि बिंदुसार के पिता का नाम था। क्लियर। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अशोक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। उनका ड्यूरेशन बोल सकते हैं कि आपके थर्ड मौर्यन इंपरर बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से आप कौन बने थे, बिंदुसार, उसके बाद से जो आपके अशोक बने थे। क्लियर। और उसके साथ साथ जो है ये कलिंगा वॉर कब हुआ था, आपका ये कलिंग वॉर हुआ था 261 बीसी में। क्लियर। और ये आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है कि किस रॉक एडिक्ट में आपका ये मेंशन है, किस शिलालेख में मेंशन है ये आपका कलिंग वॉर के बारे में। तो याद रखना है 13 शिलालेख। ये आपसे गेम्स में कई बार पूछा जा चुका है। कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है आपके 13वें शिलालेख में। क्लियर। और यहाँ पे इनको इमेज देख सकते हैं, अशोका द ग्रेट। क्लियर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोल सकते हैं किसके लिए, एनबीएफसी एमएफआई। और ये पर्टिकुलर डेट आपको बताना है। क्लियर। तो ये बेसिकली कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 10 दिसंबर 2015 को, 2 दिसंबर 2011 को, या फिर 8 दिसंबर 2013 को, या फिर 5 दिसंबर 2012 को। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, डेट आपको याद रखना है 2 दिसंबर 2011 को। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि दिसंबर 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये आपका ये रिजर्व बैंक के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में ये रिपीट भी हो चुका है। तो आप इसको स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आपके पुष्य मित्र आपके जो है ये कमांडर थे, आपके बृहदर थे, जो आपके लास्ट मौर्य इंपरर, जो आपके अंतिम मौर्य शासक का क्या नाम था, यहां से आप याद भी रखेंगे, बृहदर्थ नाम था। क्लियर। और इनके कमांडर का क्या नाम था, इनके कमांडर का नाम था पुष्यमित्र। और इनके द्वारा जो बेसिकली जो है इनकी हत्या कर दी गई, पुष्यमित्र के द्वारा हत्या कर दी गई बृहदर्थ की, और इनके द्वारा जो है एक नए डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया गया। उस डायनेस्टी का क्या नाम है, शुंग, कनव, सातवाहन या फिर सेदी। याद रखिए इनके द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है कि आपके मौर्य वंश के बाद से किस वंश का उदय देखने को मिलता है, तो शुंग वंश। क्लियर। मौर्य वंश के बाद से शुंग वंश, देन कण्व वंश, देन आपको देखने को मिलेगा सातवाहन। क्लियर। और ये कण्व वंश के फाउंडर कौन है, आपके वासुदेव कण्व। और ये आपकी जो है सातवाहन वंश के फाउंडर को किसे माना जाता है, तो सिमुक को माना जाता है। क्लियर। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे और ये सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। क्लियर। इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये जो प्रोसेस होता है आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का, कंपनीज के लिए कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 180 डेज, 150 डेज, 170 डेज या फिर 120 डेज। तो याद रखिए 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है, और ये आप याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फर्स्ट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑर्डर आपका जो है ये कोड बेसिकली पास किया गया था किसके द्वारा, जो एनसीएलटी के द्वारा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं 180 डेज। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस ऑफिसर का नाम आपको बताना है जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखने को मिलते हैं, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क बोल सकते हैं कि रजिस्टर को मेंटेन करना, जो भी आपके व्यापारी के रजिस्टर को मेंटेन करना, और इंश्योर करना जो भी आपके एडिक्वेट सप्लाई हो, पर्याप्त बोल सकते हैं कि सप्लाई हो आपका सामान का, गुड्स का। नजीर रईस परवाना या फिर मुहत्सिब या फिर सनाई मंडी। तो उस ऑफिसर का क्या नाम हुआ करता था, सहनाई मंडी। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, सहनाई मंडी आपके हाई ऑफिसर जिनका कंट्रोल मार्केट के ऊपर था, और ये नायबे रियासत, ये बेसिकली आपके ऑफिसर जो आप बोल सकते हैं कि हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ
दीवाने रिसालत। क्लियर। और ये आपके मोहिनियान्स आपके सेक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे अलाउद्दीन के अंदर। और ये बोल सकते हैं कि आपके परवाना रईस आपके ऑप्शन में मेंशन था, परमिट ऑफिसर बोल सकते हैं कि ये हुआ करते थे। और ये मुहत्सिब के बारे में याद रखेंगे, ये बेसिकली जो है ये आपके ये प्रोटेक्ट और ये आपके जो देखभाल करते थे बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी में से आपको सेलेक्ट करना है कि जो ग्रैमी एंड ऑस्कर अवार्ड्स दोनों ही इनको दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन आपसे जैसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, जावेद अख्तर, जगजीत सिंह या फिर गुलजार या फिर अमिताभ भट्टाचार्य। तो आपके जिनको दिया जा चुका है गुलजार जी को, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुलजार जी को साहित्य अकादमी अवार्ड 2002 से इनको सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण 2004 में, और ये अकादमी अवार्ड 2008 में, ग्रैमी अवार्ड 2010 में, और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रतिकांत मोहपात्रा, ये आपके इनको अवार्ड दिया जा चुका है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और ये आपको बताना है कि इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो मैं आपसे बोलता हूँ ना केलुचरण मोहपात्रा, तो केलुचरण मोहपात्रा से कोरिलेट कीजिए रतिकांत मोहपात्रा, और दोनों लोगों का संबंध है ओडिसी क्लासिकल डांस से। ओडिसी क्लासिकल डांस देखने को मिलता है ओडिशा स्टेट में, याद रखना है। मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर स्टेट में, और एक कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और एक कथकली और मोहिनीअट्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस केरल में देखने को मिलता है, और ये भारतनाट्यम आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केवल और केवल मेजर रिवर्स आपको बताना है साउथ इंडिया का जो फ्लो करती है, और ये बोल सकते हैं कि ये गिरती है कहाँ पे, अरबियन सी अरब सागर में। संबल एंड कोसी, महानदी एंड ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा एंड कावेरी या फिर नर्मदा एंड तापी। तो ये बेसिकली ये तो होगा नहीं कृष्णा एंड कावेरी, ये तो आपके बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं मतलब गिरती हैं, और ये नर्मदा एंड ताप्ती हो जाएगा। क्लियर। ये बेसिकली अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, नर्मदा आपके जो है बिंद एंड सतपुरा ये आपके रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा एंड तापी दोनों रिवर। क्लियर। रिफ्ट वैली में बहती है, और ये आपको याद रखना है कि नर्मदा यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी आपका जो अरब सागर में, और तापी भी, और उसके साथ साथ माही नदी, और ये साबरमती। क्लियर। ये आपको याद रखना है। और लूनी बेसिकली आपके ये विलीन हो जाती है कस रन ऑफ कस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बताना है इकोसिस्टम का, जो आपका जो फंक्शन होता है इकोसिस्टम को उसको सस्टेन करने के लिए क्या होता है बेसिक रिक्वायरमेंट। इनपुट होना चाहिए सोलर एनर्जी का, या फिर सॉइल स्ट्रक्चर, या फिर ऑर्गेनिजम्स का, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपके बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली जो आपके स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर। और ये बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका इनपुट होना चाहिए सोलर एनर्जी का, ऑप्शन फर्स्ट आपका जो वो करेक्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में बेसिकली जो भी आपके लिविंग कंपोनेंट होते हैं ना आपके इन्वायरमेंट में, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये आपके टू बेसिक कैटेगरीज होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, और ये फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट, ये आपके कुछ एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो आपको लैंड पे देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, और एस्चुरी, ये आपके कुछ एग्जांपल बोल सकते हैं कि आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम का है। और ये एक्वेरियम बेसिकली आपका जो आपने देखा होगा एक्वेरियम, ये आपका मैन मेड आपका बोल सकते हैं कि आपका ये आर्टिफिशियल आपका ये इकोसिस्टम होता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेल्स के अंदर जो आपका प्रोटीन जो होता है किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, या फिर राइबोसोम्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिए सेल के अंदर आपका ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम्स के द्वारा, ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं इस पर्टिकुलर राइबोसोम्स को। इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला पॉइंट जो भी आपके बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं आपके अटैच होते हैं सिंगल mRNA से, और ये फॉर्म करते हैं एक सैन। उस सैन को हम किसके नाम से जानते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में, तो इसको आप स्टार मार्क करेंगे। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास बोल सकते हैं कि 11th में आपको देखने को मिल जाएगा बायोलॉजी के जो आपका चैप्टर बोल सकते हैं कि सेल वाले चैप्टर में, कोशिका वाले चैप्टर में। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो आपके प्रोकैरियोटिक जो आपके राइबोसोम्स जो होते हैं ना बेसिकली आपके एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स जो होता है ना ये बेसिकली आपका 70S का होता है, 70S टाइप का,
और ये 200 यूनिट से मिलकर के बना होता है 50S, और उसके साथ साथ आपका ये 30S से मिलकर के बना होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है, बोल सकते हैं कि आपका राइबोसोम्स का टाइप जो होता है वो 80S का होता है, और ये आपका 200 यूनिट से मिलकर के बना होता है 60S, और उसके साथ साथ ये 40S। एस क्या होता है? एस बेसिकली आपका सेट वर्क यूनिट होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका 70S जो 50 और प्लस 3 ऐड करते हैं तो 80 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 70S ही देखने को मिला है। तो 70S जो है ना, बेसिकली आपका S जो है वो आपका सेट वर्क यूनिट होता है। क्लियर? तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट जब सेल की बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जहां से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है 1665 में, और ये बेसिकली आपका ये डेड सेल था। क्लियर? और इन्होंने इसको बेसिकली कॉक के टुकड़ों में इनको डिस्कवर किया गया था, जो इनके द्वारा माइक्रोस्कोप जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया गया था। क्लियर? और लीवेनहॉक के द्वारा 1674 में ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? लीवेनहॉक के द्वारा जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था 1674 में। क्लियर? ये बेसिकली जो सेल डिस्कवर किया गया था आपका वो बैक्टीरियल सेल था। क्लियर? तो बैक्टीरिया का डिस्कवरी का श्रेय और ये लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय दोनों बोल सकते हैं कि लीवेनहॉक को ही जाता है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो 1831 में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया गया था सेल के अंदर, ना कि एटम के अंदर। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। पुरकिंजे के द्वारा जो 1839 में जो है टर्म प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आपका 2 पार्ट में बड़ा होता है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका जेली लाइक जो होता है, ये वाला पार्ट आपका साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर? और ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर भी आपका एक बोल सकते हैं कि गढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, लिक्विड भरा होता है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका साइटोप्लाज्म होता है और एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये लिक्विड भरा होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और जो आपके इसमें देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में जिसमें सारे के सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो टर्म यूज किया गया था ना प्रोटोप्लाज्म, वो पुरकिंजे के द्वारा यूज किया गया था, और ये सेल थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था सेल थ्योरी, और बोल सकते हैं कि जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बोल सकते हैं कि किससे मिलकर के बने होते हैं? आपके स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं कि जो है वो उनका सेल होता है, और ये सेल से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर? और ये यहाँ पे विर्सो के द्वारा ये बेसिकली फर्दर एक्सप्लेन किया गया था 1855 में जो है ये जो भी आपके सेल जो होते हैं ना, वो बेसिकली जो होते हैं आपके नए सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो पुराने सेल से होता है। इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्लियर? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल आपके पुराने सेल से बनते हैं। ये पॉइंट कहा गया था विर्सो के द्वारा 1855 में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट सेल और ये आपका एनिमल सेल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, सेल वॉल देखने को मिलता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में आपका एब्सेंट होता है। सेल वॉल आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होता है जनरली, और ये सेलुलोज आपका पॉलीसेकेराइड होता है। तो इस पॉइंट को मैं रिवाइज करवा चुका हूँ, आप खुद से रिवाइज कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं रिवाइज कराऊंगा, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। क्लियर? तो अब मैं आपको स्लाइड दिखाने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। गोल्गी अपरेटस को बेसिकली ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें हमें क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है, क्रेब्स साइकिल को बेसिकली टीसीएस साइकिल भी कहते हैं। क्लियर? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। क्लियर? और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बारे में आपको क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसमें राइबोसोम्स देखने को मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम्स आपका अटैच नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है मेल लिटरेसी रेट इंडिया में कितना देखने को मिला था। 81.14% देख रहे हैं कि आपसे जो है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम से पूछा गया था, और ये कितना आपका ऑप्शन कितना क्लोज है, आपको एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए। 82.84% देखने को मिला था जो है मेल लिटरेसी रेट इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इनको एज इट इज याद रख सकते हैं। जो पूरे इंडिया का डाटा था बेसिकली लिटरेसी रेट बोल सकते हैं कि 74.04। क्लियर? और उसके साथ साथ जो है आपका ये फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पे देख सकते हैं 65.46, और ये आपका केरल का सबसे लिटरेसी रेट हाई था जो है 94%। उसके बाद से लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा, बिहार का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला था 61.8%। क्लियर? तो ये फैक्ट है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड आपका नहीं है, करेक्ट नहीं है, चूज करना है आपको। हर्षवर्धन बोल सकते हैं कि इनके द्वारा रूल किया गया था लगभग 1400 साल पहले, और ये वेनसांग कह सकते हैं, इनके दरबार में काफी लंबा समय बिताए थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कोर्ट पोएट जिनका नाम हरिसेन था। हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्ष चरित्र। क्लियर? तो इनका ये बायोग्राफी था, इनके ऊपर लिखा गया था।
तो ये बेसिकली इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। क्लियर, नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट सेम बात हुआ। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और पूछा वही है जो गलत है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हरिसेन बेसिकली ये दरबारी कवि थे, कोट पोएट कर सकते हैं समुद्रगुप्त के। क्लियर, समुद्रगुप्त को बेसिकली हम भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधी लाइनें जो आपकी मेंशन है एनसीईआरटी में। यहाँ पे हर्षचरित इनके बायोग्राफी का नाम है और ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था और इनके दरबारी कवि थे आप बाण भट्ट थे। क्लियर, और इनकी लैंग्वेज क्या थी, इस पर्टिकुलर हर्षचरित को किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो संस्कृत में। वेनसांग या फिर ज्वेनजैंग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो इनका ब्रदर इन लॉज था ना, इनके द्वारा रूल किया गया था कन्नौज पे। क्लियर, और इनको किल कर दिया गया था जो है बंगाल के रूलर के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि जब ये क्रॉस कर रहे थे जो है नर्मदा रिवर को, ये क्रॉस कर रहे थे जब ये साउथ इंडियन बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया में इनका अभियान था, तो इनको रोका गया था चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में, सेल्फ रिलायंस आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम जो है जो आपका सेल्फ रिलायंस जो आपका इनकॉर्पोरेट किया गया था किस 5 ईयर प्लान में, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट में। तो कब इनको कॉर्पोरेट किया गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये फोकस था जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन दे रखा है 1961 से लेकर के 1966 तक। और ये बेसिकली जो आपका फोकस था बेसिकली बोल सकते हैं एग्रीकल्चर और ये इंप्रूवमेंट में बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे। क्लियर, और यहाँ पे जो आपका प्लान हॉलीडेज का ड्यूरेशन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका 1966 से लेकर के 1969 तक देखा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। टारगेट ग्रोथ रेट था बेसिकली 5.6% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है अचीव किया गया था केवल और केवल 2.4%। आप बोल सकते हैं कि आपका ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपका इनकरेक्ट ही आपको चूज करना है। क्लियर, तो आप बताइए, ये आपका फर्स्ट जो है जो भी आपके मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते इनके इलेक्शन में और ये एक्ट करते हैं बेसिकली आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्लियर, और ये आपके वाइस प्रेसिडेंट जो आपके इलेक्टेड होते हैं 5 इयर्स तक इनका बेसिकली टेन्योर होता है और इनको बेसिकली रिमूव किया जा सकता है इनके ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव के द्वारा बोल सकते हैं। और ये बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जो है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपके तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन इसमें आपका ये कंफ्यूजन है, ये बेसिकली इनको रिमूव किया जाता है, लेकिन आपका ये जो रेजोल्यूशन जो होता है ना स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका जो है पास होना चाहिए लोकसभा एंड आपका राज्यसभा से, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से आपका ये पास होना चाहिए। इसलिए आपका स्टेटमेंट आपका फोर्थ जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा। वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी मेंशन है, टेन्योर देख सकते हैं 5 इयर्स। उसके साथ साथ जो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आपके वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्टोरल कॉलेज में। और बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका जो राज्यसभा जो बेसिकली जो है वो पास किया जाता है मेजोरिटी एंड एग्री टू बाय द लोकसभा। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए और ये पॉइंट है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिंबवती देवी, आपको बताना है कि इनका जो है किस क्लासिकल डांस से इनका संबंध है। सब आपका क्लासिकल डांस नहीं होता है, मणिपुरी या फिर कथकली या फिर ओडिसी, तो वही तो आपको वैसे ही भी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे क्लासिकल नहीं दिया है, यहाँ पे आपका डांस फॉर्म दिया है। तो डांस फॉर्म इट में भी आपका 100 भी हो सकता है। क्लियर, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, बिंबवती देवी का जो बेसिकली आपका ये संबंध एक्सपोनेंट है ये मणिपुरी क्लासिकल डांस देखने को मिलता है मणिपुर स्टेट में, कथकली केरल में और ये ओडिसी उड़ीसा में। क्विकली रिवाइज कर लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो फटाक से आप आंसर कीजिएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु क्लासिकल डांस है, कथक नॉर्थ इंडिया स्पेशली बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का, और एक कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी उड़ीसा का और ये सतरिया असम का। क्लियर, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। आपका सब डांस क्या होता है, तो सब आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ये आपका पुरुलिया सब देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, सरायकेला सब देखने को मिलेगा झारखंड में, और ये मयूरभंज सब देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा में। क्लियर, तो ये आप याद रखेंगे। पुरुलिया सब बेसिकली आपका ये लिस्टेड भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ डांस में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि बलराज सैनी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे, तो फटाक से आप आंसर करेंगे, बिल्कुल भी सोचना नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्लियर, मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज सैनी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट का जो है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं कि जो है किन्हें कहा जाता है नेशनल लीडर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं कि जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिर पृथ्वी चंद राय, या फिर महादेव गोविंद रनाडे। तो आप इनको इमेज में देख करके पहचान सकते हैं ये कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप बताइएगा इनसे रिलेटेड, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता तो मैं एक स्लाइड ऐड करता इनके लिए, लेकिन आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप खुद से सर्च करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर। इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का जो आपका जनरल अवेयरनेस का ये बैच है, 100 वीडियोस में बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा ये वीडियो कोर्स आपका कंप्लीट होगा, जिसमें आपका वीडियो नंबर 8 आपका ये कंप्लीट होता है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं। 25 क्वेश्चंस, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करते रहिए। जो भी आपका अगर कोई भी डाउट हो रहा है इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड, तो आप पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर, जो मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। क्लियर, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।